Hi guys, good morning. All right, so all right, so I hope आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को काफी सारे बुकलेट क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे. सो we'll discuss those doubts as well, and उसके पहले अगर कुछ conceptual doubts हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं. Let me just see if number of students have joined in. ठीक है, लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ मोर मिनट्स. आई थिंक अभी पूरा क्लास स्ट्रेंथ नहीं आया है, so we'll wait for a couple of more minutes so that other students can join in, and then we'll resume. Okay. All right, so let's first start with the conceptual doubts. Now, if you remember the order of flow in which the subtopics were, तो आप लोगों को एक स्टार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ टेबल के बारे में समझा दिया था. और आई शुड से दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट 3 lectures. ठीक है, in fact video lecture 1 2 3, then video lecture 4 5 6, and then video lecture 7 and 8.
लाइक हम लोगों ने 3 लॉट्स में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। ये हमारा टेबल के ऊपर डिस्कशन था, एंड देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हुआ था। प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनका डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। नाउ अभी तक इनमें कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट आपको पूछना है? within these topics, within these properties, as such most of the things are supposed to be remembered only. इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना पाओगे और ऐसा कुछ जैसा आपने बाकी न्यूमेरिकल चैप्टर्स के साथ में करा होगा। यहाँ पर the entire set of notes that you are making while watching the video lectures, वही आपके रिविजन का मटेरियल रहेगा, ठीक है। that is what the crucial part is, ठीक है। इनकेस कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं है तो हम लोग बुकलेट डाउट की तरफ मूव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो लेट मी नो, अब आप लोगों के पास टाइम का कैसा कंफर्ट है? सो आपको ऑलमोस्ट पूरा एक वीक का गैप मिला है, तो आई होप जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे दे वर एबल टू कवर अप ऑन दोज। एंड अभी इसके बाद में आई थिंक 3 वीडियो लेक्चर्स और हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग तीनों वीडियो लेक्चर्स एक साथ देख लो। इज दैट ओके विद यू गाइज? ऑल राइट, ठीक है। तो फिर आज का बुकलेट डाउट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग मुझे सबसे पहले FBO सेक्शन में बता दो कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है। सो जो होमवर्क मैंने दिया था इसमें FBO में आपको 26 से 46 का मैंने क्वेश्चंस दिए थे। इसमें कहाँ कहाँ पर डाउट है, लेट मी नो। हाँ ऐसा करो, चलो ठीक है, पुराने भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऑल्सो टेक द ओल्डर डाउट्स, आई डोंट माइंड। FBO में पुराने डाउट्स में से भी बता दो, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है दैट मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू कैच अप। Sir, 39. FBO में 39, all right. Then 19 डाला आकांक्षा ने, all right. और बताओ। सर 42। 42, ठीक है। 41. 41, all right. इसके अलावा $44, FBS के मैं थोड़ी देर में लेता हूँ दीपांकर। सर एक ऐसा ही डाउट था, हम लोगों को उनकी वैल्यूज रिमेम्बर करना जरूरी है क्या आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की? नहीं नहीं नहीं, मतलब जस्ट जो मैंने एक
एक नोट लिख पाया था दैट किसी भी एलिमेंट के लिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड हम लोग देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का हमेशा ज़्यादा आ रहा था। वो एक फैक्ट याद रख लेना, बट अदरवाइज ऐसे किसी एलिमेंट का आपको वैल्यूज याद रखने का ज़रूरत नहीं है ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, मैं एफबीएस के डाउट पे आता हूँ दीपांकर। एक बार पहले एफबीओ के क्लोज कर लेते हैं। चलो ठीक है, सो 19th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने इन एलिमेंट्स के बीच में साइज के बारे में पूछा है। ठीक है, दीज आर आयंस, सो Cl माइनस एंड H2 माइनस में तो आप कंपेयर करके बता सकते हो H2 माइनस बड़ा होगा, एंड Na प्लस एंड F माइनस में F माइनस बड़ा होगा। ठीक है, अब बिटवीन दीज टू, ठीक है, F माइनस एंड H2 माइनस में यू माइट वांट टू से H2 माइनस बड़ा है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट एंड दिस वाज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, तो आपको लार्जेस्ट रेडियस का आंसर करना है, तो इट विल बी S2 माइनस। इन केसेस में तो आपने कैसे कंपेयर कर लिया? बिकॉज दीज वर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, बट बिटवीन F माइनस एंड S2 माइनस ये आपने थोड़ा सा गेस वर्क करा है बेस्ड ऑन द going down the group size increases. ठीक है, then 39th question. 39th में which of the following process would require absorption of energy? So as you will notice, the processes are addition of electron. So पहला क्या है? डेल्टा H Eg1 of fluorine, ये आपका नेगेटिव रहता है। ठीक है, इसमें हीट रिलीज होती है, ये एक्सेप्शन नहीं है। आपको डेल्टा H Eg के एक्सेप्शंस याद रखने हैं इस केस में। देन डेल्टा H Eg1 ऑफ क्लोरीन, ये भी एक्सेप्शन नहीं है, ये भी नेगेटिव ही होता है। सी ऑप्शन क्या है? डेल्टा H Eg1 प्लस डेल्टा H Eg2 ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव होता है, एक्सेप्शन नहीं है। बट डेल्टा H Eg2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पॉजिटिव होता है, एंड इसमें हम लोगों ने नोट्स में भी लिखा था दैट ओवरऑल दिस डोमिनेट्स, इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी। एंड द फोर्थ वन इज डेल्टा H Eg1 ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये भी एक्सेप्शन था? नहीं, ये भी एक्सेप्शन नहीं था, तो ये भी नेगेटिव ही होगा। सो दैट्स हाउ आपका 39th सी ऑप्शन आंसर रहेगा। ठीक है, क्या क्या एक्सेप्शन से डेल्टा H Eg के? जहां पर डेल्टा H Eg पॉजिटिव आ रहा था, सो देयर वर नोबल गैसेस। ठीक है, नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट था। फिर उसके बाद में एस ब्लॉक में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम था। ठीक है, देन आई थिंक डी ब्लॉक में देयर वाज जिंक एंड मैंगनीज, जो कि याद रखने लायक था। ठीक है, जहां पर डेल्टा H Eg आपका पॉजिटिव आ रहा था। ओके, देन ओके, आकांक्षा ने पूछा 37th क्वेश्चन ऑल्सो। एक मिनट, 37th क्वेश्चन में 1 second, 37th क्वेश्चन कौन सा था? द फर्स्ट 4 IE वैल्यूज। सो आप नोटिस करो ना आकांक्षा, IE3 से जब IE4 जब जा रहे हैं तो देयर इज अ मैसिव जंप, implies after removal of the थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही थे चौथे में, तभी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि चौथा फिर Yes, sir, got it.
हाँ Sorry. okay, then 41, 42 and 44. Okay, 41, which of the following gains electron easily? हाँ, so ये थोड़ा सा it can be worded well. It can be well worded. ठीक है, what they are actually going to talk about is delta H Eg. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, अभी ये एक्चुअली डेल्टा एच Eg2 के बारे में बात कर रहे हैं ऑफ ऑप्शन ए बी एंड सी. ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव ही होंगी. डेल्टा एच Eg2 हमेशा पॉजिटिव ही होता है. एंड डेल्टा एच Eg1 के बारे में बात कर रहा है ऑफ ऑप्शन डी. ठीक है, एंड ये ऑप्शन डी आपका सोडियम है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव ही रहता है. इट इज नॉट एन एक्सेप्शन. सो इन सब में से अब रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हम लोग डी ऑप्शन की ही बताएंगे. ठीक है, अच्छा, इसमें अब एक कंसर्न जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, अगर वो लोग डेल्टा एच Eg स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं, तो व्हेन दे फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चन दे काइंड ऑफ थिंक कि अरे मतलब यहाँ पर तो सब एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने का तो बहुत ज़्यादा वो रहता है, जल्दबाजी. राइट, सो यहाँ पर समवन माइट आंसर ऑप्शन बी सेइंग दैट ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा. सो ऐसा मत समझना, बिकॉज ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा बट आइसोलेटेड मैनर में नहीं गेन करना चाहता है. ठीक है, ऑक्सीजन जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, लेट्स से कोई मेटल के साथ में कंबाइन हो रहा है और फिर मेटल का कटायन बनेगा और ऑक्सीजन का अनायन बनेगा, तो वो कटायन अनायन ऑपोजिट चार्ज के इंटरेक्शन से एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, उससे सिस्टम और स्टेबल बनता है. तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा बट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स, दीज अदर कटायंस, इन अ स्टैंड अलोन मैनर. जब हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा एच Eg से. And that is where we have understood that delta H Eg2 of oxygen and in fact these other elements also is going to be positive, because negative charged ion पे आप एक और इलेक्ट्रॉन लगा रहे हो तो रिपल्शन होगा ही सही, तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा. ठीक है, so it is kind of to be understood in a isolated manner. ठीक है, then 42 में अब यहाँ पे आपको एज सच बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग. ठीक है, अब अगेन सारे ऑप्शंस जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि दीज आर ऑल अनायंस. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट अनायंस के बारे में बात करा जा रहा है. ठीक है, तो अगेन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जो स्ट्राइक करना है वो है डेल्टा एच Eg का. ठीक है, अदरवाइज ऐसा क्या होता है कि स्टेबिलिटी इतना आसानी से कंपेयर नहीं करी जाती है. स्टेबिलिटी के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. यहाँ पर बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस, ठीक है, मुझे हिंट मिला है कि मैं डेल्टा एच Eg के बेसिस पे देखूं. ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि स्टेबिलिटी का आंसर इतना इजीली दिया जाता है. तो यहाँ पर क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट के आयंस ही हैं जो कि ऑप्शंस में दिए जा रहे हैं, तो इमीडिएटली जो तरीका मुझे स्ट्राइक हुआ वो डेल्टा एच Eg का ही स्ट्राइक हुआ. ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना लिथियम, बोरॉन एंड कार्बन, इन सब में क्या हो रहा है,
इन सब में डेल्टा एच ई जी इज नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में हीट रिलीज हो रही है, बट बेरिलियम के केस में डेल्टा एच ई जी इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी बढ़ जा रहा है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, राइट। मोर द एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी, ठीक है। देन 44th पूछा है, तो 44th में भी सेम थॉट प्रोसेस जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। So 44th में again, rather than using the word electron affinity, ठीक है, they could have used the word delta H easy. So rather than using electron affinity, use delta H Eg. तो ये चीज मैंने आप लोगों को, आई थिंक आपने नोटिस किया होगा, वीडियो लेक्चर्स में भी बार बार हाईलाइट करके बताया है, एंड आई हैव स्ट्रेस्ड ऑन दिस पॉइंट दैट यू नो एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वर्ड यूज ही नहीं करा है पूरे चैप्टर में, because they do not want to deal with this kind of confusion that is there prevalent. They just want to talk about electron gain enthalpy, which is a more technical thermodynamic term, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली डेल्टा एच ई जी के पॉजिटिव होने की बात करी जा रही है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो मैंने आपको बताया कि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम O माइनस टू O2 माइनस, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस को पास लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है बीच में तो रोक के पूछ लेना। ऑलराइट, सो आई थिंक ये आप लोगों के एफबीओ के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी हम लोग एफबीएस के क्वेश्चंस करते हैं। एफबीएस में दीपांकर ने डाला था 15th क्वेश्चन, ठीक है। और बताओ एफबीएस में और कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? थोड़े बहुत तो उटपटांग क्वेश्चंस ही हैं एफबीएस के स्टार्टिंग में, मतलब बट ठीक है, आखिरी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर स्टिल ओके। ओके, सो 1, 5, 6 एंड 9, ओके, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट है? ओके, सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी आप होल्ड कर लो, ठीक है। इसके लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रॉपर्टी पढ़ोगे, ये आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलेगा, तो उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है दैट Mn2O7 एसिडिक ऑक्साइड क्यों है, ठीक है। 5th वाला भी आप अभी होल्ड कर लो, ठीक है। दिस इज समथिंग जो कि एकदम एंड में मैंने बताया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट दैट एक्सप्लेन्स द मोनोवैलेंसी ऑफ थैलियम, ठीक है। देन 6th वाले में, ठीक है, 6th क्वेश्चन में आपने नोटिस करा होगा ना दैट देयर इज अ लो और आई शुड से स्मॉल गैप between IE1 and IE2, ठीक है, फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। तो टिपिकली फिर क्या होता है दैट ट्रांजिशन मेटल्स टेंड टू लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते वक्त, इफ यू रिमेम्बर दैट
अगर आपके पास में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में गैप का डेटा है, तो उससे जब आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट if that gap is quite small, then elements tend to move towards the higher oxidation state. ठीक है, तो इनके बीच में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के गैप बहुत कम है I1 और I2 के बीच में। ठीक है, आप नोटिस करके देखना, विकिपीडिया पर जैसे आई का डेटा का पेज मिलेगा आपको, तो उसमें आप देखोगे तो काफी कम गैप रहता है। देन 9th क्वेश्चन, ये मतलब एब्सर्ड है, ये मतलब इसके पीछे मतलब मुझे भी समझ नहीं आया दैट व्हाई इज इट द केस। मतलब लेट मी काइंड ऑफ शेयर द होल स्क्रीन एंड मैंने ये चीज ऐसा जेडी ली की वेबसाइट पे भी देखा था। जेडी ली एटॉमिक साइज, आई थिंक अरे यार एक सेकंड ना, जेडी ली है कि नहीं आप लोगों के पास में? नो सर। ठीक है, अभी नहीं है तो बट बाद में ले लेना। एंड इनफैक्ट जेडी ली का वो सुदर्शन गुहा वाला वर्जन लेना, जो थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है जेई एग्जाम के लिए। अगर ओरिजिनल वाला भी है तो भी ठीक है, बट अगर नहीं लिया है ओरिजिनल तो यू कैन गो फॉर दैट कस्टमाइज्ड वर्जन। कहाँ गया? स्टार्टिंग में कौन से पेज पर था? इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है आज। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है या धीरे धीरे मतलब आवाज ब्रेक होते हुए आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नेगेटिव। हाँ सर। इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। थोड़ा सा इंटरनेट समहाउ मेरा आज अच्छा नहीं है, बट ठीक है, आई थिंक मैं रीआइट्रेट कर दूंगा अगर आपको कुछ समझना हुआ तो। हाँ, तो ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, हाँ राइट, यही ग्राफ दिखाना था। तो आप ये डेटा देखोगे, मतलब अल्कली मेटल्स का ये साइज का ही डेटा है। तो अब इसमें क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि लिथियम बेरिलियम और कैल्शियम पोटेशियम के बीच में साइज का गैप देखोगे तो इससे कुछ इंफॉर्मेशन डिड्यूस हो सकती है क्या? अब द पॉइंट इज कि मतलब ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं है। आप लिथियम बेरिलियम के बीच का डिफरेंस देखो, सोडियम मैग्नीशियम के बीच का डिफरेंस देखो, देन पोटेशियम कैल्शियम रुबिडियम स्ट्रोंशियम, तो कोई ट्रेंड नहीं है। मतलब दिस इज समथिंग एब्सर्ड ओनली, इट इज नॉट समथिंग ऑफ अ question that makes a lot of sense. Why is there a decrease in size from lithium to beryllium that is greater than that from potassium to calcium? ठीक है, तो वो doesn't make much sense. ठीक है, then 15th question discuss कर लेते हैं। 15th question was something to do with the
कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन का लैंग्वेज केयरफुली रीड करना, दैट आपके पास 1 मोल एक्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें से हाफ मोल ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू द अदर हाफ, ठीक है। सो एक्स हाफ मोल ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, ठीक है, एंड हाफ मोल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा एच आई ई अपॉन 2 and this will be delta H Eg upon 2. Why did I do upon 2? Because these values are defined on a per mole basis. तो अगर हाफ मोल ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इन दोनों का सम इज व्हाट इज गिवन टू यू एज 409 किलो जूल। तो ये पहला आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि जो x माइनस आयंस हैं दे आर बीइंग सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड टू x प्लस आयंस, ठीक है। तो ये x माइनस आयंस है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, ठीक है, ये भी हाफ मोल ही था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो ये क्या हो गया, अब आप नोटिस करोगे तो दिस विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एच ई जी अपॉन 2, क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस इज डेल्टा एच ई जी ना, तो x माइनस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो माइनस डेल्टा एच ई जी हो गया, एंड अपॉन 2 क्यों करा, बिकॉज हाफ मोल के लिए है ये, ठीक है। मैं यहाँ पर इनको अलग इंक से लिख देता हूँ so that you can understand the relationship. And ये जो x है इन्होंने भी एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो ये भी कैसा है, ये भी हाफ मोल ही है, इस हाफ मोल ने, ये जो प्रोसेस है ये तो डेल्टा एच आई ई है, एंड अगेन यहाँ पर हाफ मोल ने करा है तो डिवाइड बाय 2 करना जरूरी है, एंड इनका सम इज गिवन टू यू एज हाउ मच 733। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, इससे आप डेल्टा एच आई ई एंड डेल्टा एच ई जी निकाल लोगे, एंड जो वैल्यूज आएंगी आपकी वो किलो जूल पर मोल में आएंगी। तो आई थिंक पीछे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। एंड ई को आप मॉड वैल्यू रिपोर्ट कर देना और डेल्टा एच ई जी, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, कोई डाउट है इसमें? ऑल राइट, ठीक है। तो आई थिंक एफबीएस में यही क्वेश्चंस थे। अच्छा, अभी गेट इक्विप टू मेंस में आ जाते हैं, ठीक है। गेट इक्विप टू मेंस में बता दो क्या डाउट्स हैं। ओके, 7, 16, 20, 25, 26, 33, 19, ऑल राइट, और बताओ। फोर्टी थ्री, ओके, फोर्टी एट,
ठीक है, तो इतने से शुरू करते हैं, आपको कुछ और याद आएगा तो बताना। 7th क्वेश्चन। ओह, 7th क्वेश्चन गलती से आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो ये अभी नहीं पढ़ाया, ये आप एंड में देखोगे, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही आप आंसर करोगे, ठीक है। देन 16th में हायर वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। 16th में आपको बोला जा रहा है हायर वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D आर एसोसिएटेड विद। तो इसमें ऐसा हुआ ना, रिलेटिवली क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। सो फ्रॉम 4D टू 5D हम लोग जब जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। व्हाई? बिकॉज जेड इफेक्टिव increases, or you can say size is almost same, size doesn't change much, ठीक है। तो अब इसमें ये ऑप्शन तो गलत है, रिलेटिवली स्मॉलर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़े ना, इनफैक्ट रिलेटिवली ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। बी ऑप्शन रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ एटम्स, हाँ दिस मेक्स सेंस। रिलेटिवली स्मॉलर पेनिट्रेशन, relatively well smaller penetration, well not really ना, मतलब आप एक्चुअली कंपेयर करोगे तो दोनों के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो s ऑर्बिटल में ही हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5s एंड 6s ओनली, ठीक है। ये 4D सीरीज की बात कर रहा हूँ, ये 5D सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो s ऑर्बिटल्स ही हैं दोनों केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो relatively smaller penetration would not be the answer, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देन 20 एंड 25, ओके। 20 में ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, तो ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट टू राइट या टॉप टू डाउन ऐसा कुछ ऑर्डर देखना है, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट आर देयर। तो इसमें आप नोटिस करोगे क्या क्या एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन, इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के अंदर 1 है, ऑक्सीजन के अंदर 2 हैं, एंड कैल्शियम के अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब बेस्ड ऑन दिस आप रिलेटिव ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म बता सकते हो ना। इट वाज बेस्ड ऑन द magnetic moment coming from the unpaired electrons, okay। then 25th question, हाँ तो इसमें आप अगेन देखोगे तो लार्ज जंप बिटवीन IE6 एंड IE7, ठीक है। ये मतलब ऐसे 7870 किलो जूल पर मोल से सीधे 16,000 किलो जूल पर मोल चला गया, 8,000 का जंप आ गया। तो इसका मतलब हो गया देयर आर 6 valence electrons, so accordingly then you can figure out कौन सा ग्रुप होगा। then 26, अच्छा 19 भी पूछा है किसी ने, 19 and 26। 19th में which of the following metals is expected to have highest third ionization enthalpy, so highest third IE,
तो let's look at the configuration after removing 2 electrons. ठीक है, तभी हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी का आइडिया लगेगा. तो अगर मैं ए ऑप्शन लूंगा तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d3. ठीक है, नहीं 3d4, सॉरी 3d4. एक एस से जाएगा और एक डी से जाएगा. ओके, देन वेनेडियम अगर मैं ले रहा हूँ, सो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. दिस विल बी 3d3. देन मैंगनीज अगर मैं ले रहा हूँ तो ये 3d5 होगा. एंड आयरन विल बी 3d6. राइट, तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी, बट यहाँ पर ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन that will play a role in increasing the ionization energy. ठीक है, all right, then 26 and 33. 26 में, इसमें ना, हाँ इसमें एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देख रहे हो. ठीक है, लुक एट द एलिमेंट्स ऑल्सो. ठीक है, इट हेल्प्स रिमेम्बरिंग एक्सेप्शंस. ठीक है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, अक्रॉस रो अक्रॉस पीरियड लाइक सब टाइप के एलिमेंट का ही डिस्कशन हो रहा है. तो जैसे जो पहला एलिमेंट है आप नोटिस करोगे तो पहला एलिमेंट इट करस्पॉन्ड्स टू क्लोरीन, दूसरा एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू नाइट्रोजन, तीसरा एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू फ्लोरीन, एंड चौथा एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू सोडियम. राइट, तो अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड देखना है, तो उसमें नाइट्रोजन तो सबसे पीछे होगा. ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ असाइंड 0. ठीक है, एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा हुआ है. ठीक है, एंड सोडियम का इनसे कम ही होगा नॉन मेटल से तो. ठीक है, बट इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शनल केस, तो ये इसका फिर भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है. दिस इज व्हाट विल हेल्प यू गेट द आंसर. ठीक है, देन 33rd क्वेश्चन. हाँ, 33rd क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था. ठीक है, ये मैंने इनफैक्ट सॉल्व भी करा होगा, जब आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो उसमें होगा, ये मैंने सॉल्व करा होगा. बट इन केस नहीं भी करा है तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना. ठीक है, डोंट फॉल फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ये इसमें एक लर्निंग है इस क्वेश्चन की कि आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मत सोचने लग जाना. ठीक है, अब केस बाय केस ऑब्जर्व करना आपको क्या क्या समझ में आता है. आपको F एंड F माइनस में कंपेयर करना है. ठीक है, आपको Cl माइनस में कंपेयर करना है, आपको F और Cl के बीच में कंपेयर करना है. तो ये तो आपको आता है, ये आपका रेगुलर ट्रेंड है. ठीक है, दिस इज लाइक द रेगुलर
trend of ionization energy डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, अब आप नोटिस करना F माइनस एंड Cl माइनस में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना आयोनाइजेशन ऑफ F, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस कैसे लिखेंगे, F माइनस गिविंग F प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज माइनस डेल्टा H Eg ऑफ F एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस क्या लिखेंगे, दिस इज माइनस डेल्टा H Eg ऑफ Cl। अब यहाँ पर नोटिस करना आपका as an exception we remember, as an exception we remember that delta H Eg of chlorine इसका magnitude is more than delta H Eg of fluorine। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होता है ना, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा that आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन बिटवीन F माइनस एंड Cl माइनस, तो Cl माइनस का ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बेसिस पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज टू, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू ऑप्शन एलिमिनेशन। F ग्रेटर देन Cl, तो आप C ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, F ग्रेटर देन Cl के बेसिस पर। एंड देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस, इसमें आप A ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो एंड D ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास बचा है सिर्फ B ऑप्शन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब आपको इन दोनों के बारे में भी फिगर आउट करना है तो इसका भी आप फिगर आउट कर सकते हो। द आंसर वुड बी एक्चुअली दैट F एंड Cl का आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन देयर रेस्पेक्टिव अनायंस, ठीक है। इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो, एक तो है कि सक्सेसिव IE इंक्रीजेस, ऐसे सोच सकते हो, और या फिर आप सोच सकते हो जो हम लोगों ने नोट्स में एक पॉइंट लिखा था, दैट फॉर एन एलिमेंट डेल्टा H IE का मैग्नीट्यूड इज मोर देन इट्स डेल्टा H EG। तो फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी एंड F माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी इज mod of delta H Eg of F minus, sorry, delta H, sorry, एक minute, what I'm trying to say is that fluorine का ionization energy and F minus का ionization energy, तो F minus का ionization energy can be understood as negative of delta H Eg of fluorine, and उसका magnitude कम रहेगा as compared to the ionization energy of the same element, ठीक है। ये मैंने नोट्स में आपको हाईलाइट भी करवाया हुआ है, आप देखोगे एक बार वीडियो लेक्चर्स में, तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हो। अदरवाइज आप इन दोनों लास्ट के ऑप्शंस, अगर ये वाला पॉइंट आपको नहीं भी आता था सक्सेसिव आई वाला या फिर ये वाला, तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन इन दो के बेसिस पे, जो लास्ट के दो हैं इनके बेसिस पे कर ही सकते हो, ठीक है। तो इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ऑलराइट, देन 33rd के बाद में आपने पूछा है 43 एंड 48, ओके। सो 43 में इसमें आप अगेन ऑप्शन एलिमिनेशन करो ना, ऑप्शन एलिमिनेशन करके ही काम चलेगा।
ऐसे क्योंकि रैंडम पीरियड और रैंडम ग्रुप का कंपैरिजन हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+ एंड कैल्शियम 2+, तो इन सब में चार्ज जो है वो तो सेम है, ठीक है। साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। सो चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो रहेगा वो इस ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है K+ को कहाँ डाला जाए, ठीक है। सो ये करने के बाद में आप ऑप्शन एलिमिनेट करके यू हैव अ चॉइस बिटवीन A एंड D, इनके बीच में आपको चूज करना है, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो कैसे करोगे। सो बिटवीन A एंड D, तो आप K+ एंड कैल्शियम 2+ के बीच में कंपेयर कर लो, तो चार्ज भी इसका ज़्यादा है एंड साइज भी इसका कम है, ठीक है। तो चार्ज अपॉन साइज रेशियो कैल्शियम 2+ का ज़्यादा होगा, तो दिस मीन्स दैट डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। That's it. ठीक है। साइज कैसे कंपेयर करा मैंने, बिकॉज ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, तो इस केस में जेड इफेक्टिव के बेसिस पे कंपेयर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देन आपने और कौन सा डाउट पूछा है, 48, ओके। 48 में, हाँ, सो इसमें यही था दैट ये जो O से O2 माइनस है, राइट, या फिर S से S2 माइनस है, राइट, इनका डेल्टा H Eg is positive. Why? That is the question that is being asked. ठीक है, एंडोथर्मिक है, ऐसा क्यों? तो इसमें वही था दैट यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, सॉरी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो अगर ए ऑप्शन सोचूंगा तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर स्टेबल होता ज़्यादा तो इट शुड हैव बीन एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होना चाहिए ना, तभी सिस्टम की एनर्जी लोअर होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नाउ बी ऑप्शन, मोर एनर्जी रिलीज ड्यू टू पेयरिंग, तो अगेन एनर्जी रिलीज की बात कर रहा है, एनर्जी रिलीज अगर होगा तो वापस से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, स्टेबिलिटी कम क्यों होगी, राइट। तो एंडोथर्मिक थोड़ा ना होगा, फिर तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए था। सो सी ऑप्शन में कैसा है कि रिपल्शन आउटवेज द एनर्जी रिलीज्ड, राइट। तो रिपल्शन को क्या हो जाएगा, रिपल्शन को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वर्क करना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए, सो दैट आउटवेज द एनर्जी रिलीज्ड, सो दैट इज व्हाट मेक्स द ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड पॉजिटिव, मतलब एनर्जी एक्सचेंज पॉजिटिव। एंडोथर्मिक इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन रहेगा व्हेन द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज सपोज्ड टू बी एडेड, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपके गेट इक्विप टू मेंस के डाउट हो गए, ठीक है। गेट इक्विप टू एडवांस में आ जाओ। गेट इक्विप टू एडवांस में कौन से क्वेश्चंस में डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं, बताओ। फोर्थ, 10th, 6th, 15th, okay. Then 18th, 19th and 20th, okay.
then 23rd, okay. और कोई डाउट्स है इसमें? ठीक है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई पर्टिकुलर ऑप्शन है जिसमें डाउट है आपको? मतलब जैसे 4th में ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट? वाई? बिकॉज z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। ये तो सेम है क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब जिसका z ज्यादा उसका z इफेक्टिव ज्यादा, ठीक है। बी ऑप्शन भी इसी लॉजिक पे रहेगा। बी ऑप्शन में कैसा सर रहेगा? डी वाला, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में कैसा हो जाएगा आपका? दैट positive charge would attract electrons, ठीक है। नेगेटिव चार्ज would repel electron। बस इतना ही लॉजिक लगेगा, ठीक है। अगेन माय एडवाइस वुड बी डोंट थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डोंट थिंक ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है, ठीक है। आप जस्ट इस तरीके से सोचो। और दूसरा तरीका भी है सोचने का, ठीक है। यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ इट इन अनदर मैनर, ठीक है। इसी लॉजिक के ऊपर सोच सकते हो ना आप, जेड इफेक्टिव के लॉजिक के ऊपर, क्योंकि सबका सिग्मा तो सेम है क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा ना, तो उसके बेसिस पे भी आप सोच सकते हो। ये समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ देन सिक्स्थ क्वेश्चन में ये तो अभी पढ़ाया नहीं ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये अगले बार डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले वीडियो लेक्चर्स देख लेना, उसमें है, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है ये, ठीक है। देन अच्छा 10th वाला नहीं है डाउट, 12th वाला डाउट है, ओके ठीक है। 12th देख लेते हैं। 12th में आपने एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, सो सिग्मा अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो ए ऑप्शन काइंड ऑफ साउंड्स राइट।
ठीक है, अच्छा सी ऑप्शन आपको ओके, सी ऑप्शन हाँ मतलब ये मतलब ठीक है, ये काइंड ऑफ नहीं ऐसे इतना फेमस एग्जाम्पल है, मतलब जस्ट ऐसे आ गया अभी। ऐसा होता है ना कि हम लोग 4D टू 5D जाते हैं तो साइज सिमिलर सा रहता है, ठीक है, मतलब इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर लॉन्ग टाइम बैक मैंने आप लोगों को ये बताया भी था, हम लोगों ने साइज वाला ये भी देखा था, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग जो कि अभी आप मान लो कि वापस से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो दिस इज एक्चुअली नायोबियम एंड टैंटलम, मतलब एक्चुअली 4D 5D के एलिमेंट्स का साइज काफी क्लोज ही रहता है, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट नायोबियम टैंटलम है, आप 4D 5D में और भी एलिमेंट्स हैं जहाँ पे आप सिमिलर साइज का ट्रेंड देख सकते हो, ठीक है, दे आर क्वाइट क्लोज, ओके। देन 15 18 19 ओके, 3 में तो इसमें आप देखोगे ना, ए ऑप्शन में मैंगनीज +4 स्टेट में है, बी ऑप्शन में मैंगनीज +7 वैलेंसी शो कर रहा है, सी ऑप्शन में मैंगनीज +2 शो कर रहा है, तो जहां पर ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है वहां पे साइज कम हो जाएगा, ठीक है। देन 15th के बाद 18th एंड 19th ना, तो 18th में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन typically by D and P block elements, ठीक है, S ब्लॉक वाले नहीं शो करते, S ब्लॉक वालों का वैलेंसी फिक्स्ड ही रहता है, अल्कली मेटल्स का 1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का 2 एंड अल्यूमिनियम भी एक्चुअली 3 वैलेंसी शो करता है टिपिकली, ठीक है, सो दैट इज द केस। नाइनटीन्थ क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन में, 19th में एनी पर्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन को अभी स्किप कर दो, ये आपको बाद में बताएंगे, मतलब अभी आप जब आगे के लेक्चर्स देखोगे तो उसमें हाइड्रेशन एनर्जी का डिस्कशन होगा, तो तब आप देखोगे, ठीक है। सी ऑप्शन गड़बड़ है, बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसमें भी ये आप बॉन्डिंग में सीख जाओगे, एक्चुअली बॉन्डिंग में कैसा हो जाएगा दैट साइज बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है, तो लिथियम का एक्चुअली बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, नीचे जाते जाते हैं तो मेटल सॉफ्ट होता जाता है और ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। देन 20th में ये तो अपन ने करा ही था ना, IE1 का ट्रेंड, लिथियम देन बेरिलियम होना चाहिए था बट बोरॉन होता है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है, ये अपन ने पढ़ा था, इसी चीज को बस ग्राफिकली दिखा दिया है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन था और ये एक एक्सेप्शन था, ठीक है। देन 23 में हाँ इसमें आई थिंक आंसर ही गड़बड़ है, इसमें A, C and D, ACD are the correct answers,
ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? पैसेज में या मैच द कॉलम में, पैसेज का देख लेते हैं। पैसेज में किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको? फोर फाइव सिक्स, ओके, देन 8 9, ओके, ठीक है। सो पैसेज में एक बार देख लेते हैं। 4 5 6 8 9 ये मैंने अभी दे दिया था क्या? ओ, एक्चुअली मुझे पैसेज 1 3 और 4 देना चाहिए था, मैंने 1 2 और 4 दे दिया। ठीक है, तो ये 8 9 आप थोड़ा वापस से ट्राई करना, मतलब एक्चुअली ये आफ्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन हो जाएगा ना, तो उसके बाद वापस से ट्राई करना। ठीक है, एक्चुअली मुझे देना आपको पैसेज 1 3 एंड 4 था। ठीक है, सो ये 4 5 6 में मैं समझा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आप नोटिस करोगे आपको मोस्ट स्टेबल M प्लस चाहिए। ठीक है, तो इसमें नोटिस करना I1 वर्सेस I2 में लार्ज गैप होना चाहिए। ठीक है, ताकि यू कैन से दैट, ठीक है, आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ओनली a loss of shell has happened, and as a result the unipositive ion is stable. तो इसमें एलिमेंट E becomes your correct choice। तो यहाँ पर आप नोटिस करना जो लार्ज गैप दिख रहा है I1 और I2 के बीच में 5 से 25 चला गया सीधे। ठीक है, सो दैट इज द वन विच विल चूज। ठीक है, देन अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है स्टेबल बाइवैलेंट क्लोराइड यानी कि स्टेबल M2 प्लस के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे I2 वर्सेस I3 का डेटा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, बट ये I3 का डेटा तो है ही नहीं, दिस इज नॉट देयर, दिस इज मिसिंग। तो मुझे अब कुछ और काम चलाना पड़ेगा। अब ये काम मैं क्या चला सकता हूँ कि I1 वर्सेस I2, ठीक है, इसमें स्मॉल गैप होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि वो सेकेंड स्टेट में आना चाहे। ठीक है, ये मेरा एक लुकआउट रहेगा। एंड अगर डेल्टा एच ई जी की वैल्यू भी, ठीक है, अब एक्चुअली ये मतलब दिस कैन बी मेटल एज वेल एज नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो इफ मेटल होता तो डेल्टा एच ई जी का मैग्नीट्यूड स्मॉल एक्सपेक्ट करता, बट नॉन मेटल भी हो ही सकता है। तो उस केस में डेल्टा एच ई जी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली आई शुड नॉट से मेटल नॉन मेटल, मतलब आई शुड रादर से बाइवेलेंट क्लोराइड के बारे में बात करा जा रहा है ना। बाइवेलेंट क्लोराइड,
एक्चुअली एस ब्लॉक का भी मेटल हो सकता है एंड पी ब्लॉक का भी मेटल हो सकता है एंड डी ब्लॉक का भी मेटल हो सकता है ना। तो डेल्टा एच ईजी एक्चुअली कैन वेरी, इट कैन वेरी सिग्निफिकेंटली। डेल्टा एच ईजी पर नहीं कमेंट कर सकते। डेल्टा एच ईजी कैन बी स्मॉल और moderate I should say, right? Because metal can be from S block, P block or D block. तो बस मैं इसी के ऊपर फिर फोकस करूंगा, स्मॉल आई गैप के ऊपर। तो इसमें फिर मेरा एलिमेंट D is what makes the most sense। वहां पर I1 और I2 के बीच में काफी कम गैप दिख रहा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, नोबल गैस। सो ये तो आपने ऊपर ही फिगर आउट कर लिया होगा ना, सेम एज क्वेश्चन 3, लीस्ट रिएक्टिव, वो नोबल गैस ही रहेगा आपका। इसका आई भी बड़ा रहेगा और डेल्टा एच ई जी भी पॉजिटिव रहेगा। आई ई लार्ज एंड डेल्टा एच ई जी इज पॉजिटिव। तो ये आपका एलिमेंट ए, ठीक है। अच्छा, देन मैट्रिक्स मैच में किसी क्वेश्चन में डाउट है? मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ वो Hg2 2+ को रहने दो, ठीक है। 4th में Hg2 2+ is what you will be struggling with कि ये क्या होता है, कैसा होता है। तो ऐसा है कि मर्क्यूरस आयन, ठीक है, इट एग्जिस्ट्स एज Hg2 2+, ठीक है, नॉट एज Hg+, ठीक है। मर्क्यूरिक आयन कैसे एग्जिस्ट करता है? मर्क्यूरिक आयन that exists simply like Hg2+, but this is mercurous ion जो कि ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। अब इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना पड़ता है, जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाते हैं, टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अभी के लिए स्किप कर दो। बाकी तो आई थिंक निकाल लोगे ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डी ब्लॉक के आयंस, दैट इज रिलेटिवली इजी। 5th में कौन से में डाउट है? 5th में लाइक टिपिकली डाउट होता नहीं है, बट मतलब कौन सा वाला पार्ट है जहाँ पे आप अटक गए? एटॉमिक नंबर से फिगर आउट करना कि कहाँ पर एलिमेंट प्लेस्ड है, वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड रहा सवाल यूरेनियम एंड थोरियम का, तो ये काफी कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में काम आते हैं, तो इनका लोकेशन भी पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें मतलब कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है, जस्ट रेफर द टेबल, ठीक है। अगर आपको ये चीज फिगर आउट करनी है कि 100 एटॉमिक नंबर कहाँ पर होता है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि कैसे जाओगे 100 एटॉमिक नंबर फिगर आउट करने के लिए। आप नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर याद रखोगे, तो जो हमारा लास्ट नोबल गैस है रेडॉन, उसका एटॉमिक नंबर 84 होता है, ठीक है। तो 84 के बाद में
अब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो s ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, नहीं 10 नहीं, इनफैक्ट फिर f आएगा ना, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स और डालने पड़ेंगे, तो आपका f ब्लॉक आएगा। तो 100 एक्चुअली उसी में आ जाएगा, तो आपका f ब्लॉक में लाई करेगा एंड एक्टिनाइड सीरीज में लाई करेगा, बस उसी तरीके से सोचना है। ठीक है, और बताओ और क्या डाउट्स हैं? एनी अदर डाउट्स? अच्छा ठीक है, तो फिर टारगेट नोटिस कर लो, नेक्स्ट लेक्चर का क्या रहेगा। हाँ हाँ, मैं वही भेजने वाला था आप लोगों को, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस असाइनमेंट ही भेजने वाला हूँ। सो टारगेट फॉर नेक्स्ट क्लास नोटिस करना जब भी होगा, मोस्टली अब नेक्स्ट वीक ही होगा। सो वीडियो लेक्चर्स में 9, 10, 11, ठीक है, ये तीनों वीडियो लेक्चर देख लोगे, ज्यादा बड़ा लोड तो नहीं है। ठीक है, इनमें 2 प्रॉपर्टीज का काफी डिस्कशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये हैवी है, मतलब दीज आर कंटेंट रिच, इनमें काफी सारा कंटेंट है। ठीक है, आई थिंक ये 2 लेक्चर में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही डिस्कशन होगा एंड लास्ट वाली में हाइड्रेशन एनर्जी का डिस्कशन हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लोगे आप, तो उसके बाद आप बुकलेट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जो भी रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है इन ऑल द सेक्शंस यू कैन डू दैट। ठीक है, एंड मैं कुछ असाइनमेंट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट है। ठीक है, असाइनमेंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, बट नॉट श्योर इफ यू विल गेट द टाइम फॉर इट और नॉट, सो what I can say is that target for next to next lecture, ठीक है, they can be these set of assignments। ठीक है, ये असाइनमेंट कहाँ पर हैं? ये असाइनमेंट्स एक्चुअली ये ड्राइव में मैंने डाले थे एक्चुअली एक बैच के बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, तो उसमें मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये था, ये कैसे शेयर, कॉपी लिंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसमें से कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं अभी पता नहीं है, देखो बॉन्डिंग चैप्टर का नॉट श्योर, डोंट नो इफ इट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग राइट अवे और नॉट। ठीक है, और कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज विल क्लोज द लेक्चर फॉर द डे, यू गाइस कैन रिज्यूम योर वर्क। हाँ, मैं चैट पे भी पेस्ट कर देता हूँ एक्चुअली मैंने चैट से ना, वो शायद पता नहीं समहाउ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन चला गया है। मैं ये नोट्स भेजूंगा ना आपको, तो आप नोट्स में ये लिंक
कॉपी कर लेना ना चैट में. लेट मी सी इफ आई कैन. अभी मैंने भेजा है, देखो एक बार सबको. अगर मिला है, क्लिकेबल है तो अच्छी बात है, क्लिकेबल नहीं है तो भी चलेगा. ठीक है. आएगा. एक सेकंड ना, शायद स्क्रीन शेयर रुक गया. हाँ, हो गया ना. ठीक है. ऑलराइट. तो ये सब आप ट्राई करो एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तब और डाउट्स लेके आना, तो और डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, आई थिंक किसी को कुछ तो एक डाउट था, मुझे किसी ने ग्रुप पे तो कुछ डाला था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई क्वेश्चन एंड ऑल, पता नहीं क्या था वो मैं आपको एक बार मुझे वापस से पिंग कर देना ना. मैं एक्चुअली उस टाइम पे किसी और काम में था, बट वो अब नोट्स वो पता नहीं कहाँ पे चला गया है, व्हाट्सएप मैसेज. ठीक है. सो शुड वी क्लोज द लेक्चर इफ वी आर गुड फॉर द डे? कुछ डाउट पूछना है आपको, कुछ और क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल? हाँ, आप पूछ लेना डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट टाइम आपको लेट्स से एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी डाउट्स पूछने हैं तो ऐसा कोई लोड नहीं है, आप पूछ लो, नॉट अ वरी. ठीक है. अभी भी पूछना है तो पूछ सकते हो. वी हैव डेडिकेटेड टाइम विद अस. ठीक है. सो आई विल टेक दैट. ओके, प्रेरित ने कुछ पूछा है, आर देयर एनी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इतने एप्लीकेशंस नहीं है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली बिकेम not of much use when we start using electron gain enthalpy, electronegativity. तो electronegativity ज़्यादा important है from applications perspective. ठीक है. All right. So shall we close the lecture for the day? I'll share the recording as well as these lecture notes. ठीक है. Then we'll meet again sometime next week. All right. चलो. Thank you guys.